अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे हमेशा यहाँ पे आके यही लगता है कि जैसे ये मेरा महका है। मेरे क्योंकि बहुत अकीदत का शफकत का रिश्ता है इकबाल साहब से, फैमिली के साथ, इस इदारे के साथ। ये टॉपिक जो है एक बहुत मुश्किल टॉपिक है क्योंकि हिस्ट्री हमेशा कहते हैं कि बहुत सारे वर्जन्स होती है, एंड आई थिंक आफ्टर so many years of the end of the colonial and British Raj, there's a revival in reinterpreting कि history क्या थी and what did the British Raj and the colonizers actually did. Shashi Tharoor is a very interesting writer. मुझे नहीं पता आप लोग उससे familiar हैं कि नहीं. Shashi Tharoor ने The Inglorious Empire के नाम पे 2 साल पहले बुक लिखी, and he said the British government should apologize to the people of India for what they did. So, इंडिया का जो ब्रिटिश राज जो है, जो ऑलमोस्ट एक सेंचुरी हमारे ऊपर रहा, और वो शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एकेडमिक स्टडी आई पिछले दिनों में जिसने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली डिड नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एट ऑल. इट वाज अ कंपनी विद 15 पीपल ओनली. अब 15 लोग, और हिंदुस्तान अपनी उरूज पे था, और हिंदुस्तान जो है was one of the richest country. चाइना और हिंदुस्तान मिला के इनका GDP 50% of the GDP of the world था. इतनी सिविलाइजेशन में पावरफुल होने के बावजूद 15 लोग ने कैसे, जो एक ट्रेडिंग कंपनी उसने अपने आप को कहा, वो किस तरह ओवर 3 to 4 decades हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हुई. So उसमें अब lot of people are looking at it. लेकिन before I take you and dismantle कि ये हुआ क्या था, let me tell you, हमारे अंदर एक इतनी national shame है, और वो ये है कि हम तो जिस तरह हमारे साथ ब्रिटिशर्स अभी भी आप देखें उस ज़माने की जो लिटरेचर और पोइट्री और नॉवल में है, तो हमें कहा जाता था bloody natives, bloody Indians, dogs and Indians not allowed. So there was a kind of national shame कि हम तो पता नहीं कोई गिरे पिरे लोग थे, हम तो कोई गोरों के एक साथ कंपेयर करें तो हमारी कोई सिविलाइजेशन की कोई है ही नहीं. I just want to show you the glory of subcontinent Hindustan at that time. We were, आप हड़प्पा में चले जाएं, so we were thousands of years ahead of other civilizations. तो जो मुगल, मैं बहुत पीछे से तो नहीं ट्रेस करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उस पर, बट जो गोल्डन ईरा यूजुअली कहा जाता है, the development and the wealth and the development that happened during the Mughal time. So इसमें कुछ facts and figures हैं. An estimate of annual income of Emperor Akbar, the Great Treasury, 17.5 million pounds उस ज़माने में है. And this is the आप देखिए 16th century बात है. In contrast to the tax take of the Great Britain 200 years later, यानी 200 years later जो टैक्स हम ये ग्रेट ब्रिटेन हमसे ड्रेन करता था वो 16 मिलियन है. So I'm just trying to show you कि साउथ एशिया रीजन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी at that time. Annual revenue 450 million. We were a huge economy. और हम इतने पावरफुल थे. आप ये पढ़ने जरा, by the late of the 17th century, the Mughal Empire was at its peak and had expanded to include almost 90% of South Asia. In 1700, the exchequer of the Emperor Aurangzeb reported an annual revenue of more than 100 million, or 450, वो 100 pounds, more than 10 times of that of his contemporary Louis of France, King Louis. So हम कितने बड़े थे उनसे 10 गुना बड़े थे. So this is the subcontinent which was thought to be the glory at that time. The Mughal India's economy was prosperous into the early 18th century. कि 28 tons of bullion of gold आते थे उस ज़माने में, और आप ये देखें 20% of the world's production in the period. So हम सिर्फ ये नहीं कि इकोनॉमी का साइज था, हम प्रोडक्शन थे, हम एक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थे, हम अर्बन थे, हमारा कल्चर था, हमारा लिटरेचर था, हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी सोशल पॉलिसी थी, और जिस तरह अंग्रेज ने हमें डिफाइन किया हिस्ट्री में, वी आर नथिंग लाइक दैट. अब ये जो बहुत सारी 5-6 बुक्स हैं जिनके अंदर से मैंने एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं, इसमें से 3 हिस्टोरियंस ब्रिटिशर्स themselves, लेकिन इसमें से एक जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है
the Gadar press 1914 में उन्होंने एक पैम्फलेट छापा था जिसमें ये बहुत सारे फैक्ट्स वहाँ से भी लिए गए हैं. So by 1700, Mughal India had become the world's largest economy, ahead of China and Western Europe, producing about a quarter of the world output. Mughal India produced about 25% of global industrial output into the early 18th century. Now this is all before East India Company had come. India's GDP growth increase under the Mughal Empire exceeded growth in their prior 1500 years. The Mughals were responsible for building an extensive road system, creating a uniform currency and unification of the country. अब ये तीन चीजें जो है ना, they're very important to hold power. अगर ये चीजें ना होती तो मुगल एम्पायर ने इतना लंबा नहीं था चलना. So they were the key reasons for their success. The magnitude of the prosperity. The empire built an extensive road network using a public works department that designed, constructed and maintained roads. The Mughals adopted and standardized the rupee currency introduced by Suri. The Mughals minted tens of millions of coins with the purity of at least 96%. यानी gold को refine करना 96%. अभी भी हम 99% से आगे नहीं गए. So वो हम बात कर रहे हैं 18th century की, the beginning of 18th century. And the empire met global demand for Indian agriculture industry. So हम सबसे बड़े agriculture output producers थे. हम सबसे बड़े industrial products देने वाले थे. हम सबसे आगे करेंसीज में, मेट्रोलॉजी में, हम कंस्ट्रक्शन में. ये सिर्फ मैं आपको आपकी सिविलाइजेशन की ग्लोरी बता रही हूँ कि कितनी बड़ी थी. सो अर्बन सोफिस्टिकेशन. अब हमें ये कहते थे पेंडू, विलेजेस, नेटिव्स, एंड द अमाउंट ऑफ शेम दैट द ब्रिटिशर्स पुट पाकिस्तान, इंडिया, द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, आप इसके ऑपोजिट हैं. Everything they said about us was a lie, to shame us, to make us feel inadequate. आप यहाँ पे देखें 15% urbanization, multiple cities, आगरा, फिर उनकी designing and the way the population distribution हुई थी. बड़ा ये complex government का system है जो मुगल्स का जो है ना चलता था. अच्छा employment देख लें आप, agriculture sector से लेके secondary sector से लेके workforce, फिर उनका जो यूरोप के साथ comparison है ये. Just gives you the amount of grip that the Mughal Empire had over the society and the kind of success we are looking at. This is just one example of how Lahore was and what a cultural hub it used to be. ये लाहौर की glory है during the Mughal Empire. So higher per capita input is another indicator. इन्हीं की economics indicators हैं जी जिसके through ये करते हैं, measure करते हैं success. So India dominated exports, cotton, textiles, spices, peppers, indigo, silks. फिर उसके बाद fashion, European fashion was running on Indian textiles. और 95% of जो British imports थी वो सब एशिया से थी. So इसमें जो सबसे interesting चीज़ आपने जो indicate करनी है ना कि अभी industrial revolution नहीं आई यूरोप, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की इकोनॉमी कितनी डिपेंडेंट थी ऑन इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स. ईस्ट इंडिया की कंपनी आने के बाद किस तरह ये रिवर्स होगा. सो डिमांड फॉर यूरोपियन गुड्स इन मुगल इंडिया वाज लाइट. तो जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स थे वो बिकते नहीं थे हमारे यहाँ. वी डिडंट वांट इट. हमारे टेक्सटाइल्स बेटर थे, हमारे स्पाइसेस बेटर थे, हमारा गोल्ड सिल्वर बेटर था, हमारी टेक्नोलॉजी बेटर थी, हमारी कंस्ट्रक्शन बेटर थी. So हम 17th century और 18th century में we were making Taj Mahals with such complex geometrical formulas or structures के ऊपर कि we were ways ahead in civilization as a civilization. This is the India's shipping output. Mughal India had a large shipping industry and the annual shipping output of Bengal alone totaled around, I don't even know how to read these figures, but it just tells you कि हमारा कितना बड़ी इंडस्ट्री थी. So this is another beautiful piece of architecture कि हम, मुझे तो ये भी नहीं समझ आते कि इतने खूबसूरत लोग जिस साइज के हैं बादशाही मॉस्क के किस तरह इन्होंने बनाए होंगे. Just like the pyramids कि इतना स्टोन को कार्व करना इतना ज्योमेट्रिकल है. ये आप तीनों देख लें ये डोम्स जो हैं और उनको किस तरह इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन किया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा. और मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को अंदाज़ा है कि ये बादशाही मॉस्क के अंदर
there are certain points کہ آپ وہاں جا کے جب اذان دیتے ہیں تو the voice actually travels, وہ پورا ہٹ کر کے ایکو کا سسٹم بن جاتا ہے. So this means we are looking at a technology and a kind of knowledge جو کہ اس وقت پوری دنیا میں نہیں تھی. تو وہ ابھی بھی آپ جائیں تو وہ ان کی گائیڈز آپ کو لے کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں تو اس میں کس طرح چاروں کونوں میں آپ کی آواز جاتی ہے based on the science of echo. So what was the secret of the world India's prosperity? کیا تھا جو جس نے انڈیا کو اٹھایا ہوا تھا؟ اور اس میں بہت سارے جو فیکٹرز ہیں نا وہ چائنیز سویلائزیشن اور چائنیز اکانومی کے بھی ہیں. نا مدرسہ آج اس سے زیادہ کوئی بدنام چیز نہیں ہے. گلڈس، اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو پچھلے 100 ایئرس سے گلڈ کے اوپر لٹریچر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ گلڈس were the key to the success of in India and China. اور ان کے اوپر جو رائٹرس تھے جو انہوں نے سپورٹ کیا تھا. اب یہ جو سارا سسٹم ہے دس از اینٹی کیپٹلزم جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. سو گلڈس بیسکلی اس کی جو اردو بنتی ہے نا وہ بنتی ہے برادری. برادری. سو برادری ایکچولی کمز فرام دا ورڈ برادرہڈ. بٹ اس زمانے میں برادری کاسٹ کے اوپر نہیں ہوتی تھی. برادری ایک پروفیشنل کمیٹی ہوتی تھی جس میں سارے شو میکرز کی ایک اپنی برادری ہوتی تھی, بچرز کی اپنی برادری ہوگی, جیولرز کی اپنی برادری ہوگی. تو یہ گلڈس کہلاتے تھے. نا گلڈس ان کو یہ ساری چیزیں گولڈ اینڈ سلور کا ہمارا وقف تھے. ہماری جو پوری سوسائٹی ہے وہ وقف پہ چلتی تھی. بہت سارے ادارے وقف پہ چلتے تھے. ٹریڈ اینڈ پبلک پارک. اس میں آپ کو کہیں ٹیکسیشن نظر آ رہی ہے؟ It was not an economy based on tax at all. سوائے زکوٰۃ کے لوگ بادشاہ کو لوگ کوئی پیسے نہیں دیتے تھے. تو یہ کیسا نظام تھا جس نے اتنے بڑے شپنگ انڈسٹری بھی بنائی, کنسٹرکشنز بھی تھے, اتنے زیادہ امیر تھی, اتنی زیادہ سویلائز تھی. تو وہ نظام کیا تھا؟ سو اس نظام کے جو 2-3 بہت بڑے ویسٹرن حامی ہیں وہ پروڈون اور 2-3 جو تھے ان کو انارکسٹ کہہ کے, وہ تھے جرمن. کروپوٹکن تھا اور پروڈون, اور اس کے بعد 3-4 آئے تھے بہت بڑے فلاسفرز جنہوں نے کانسٹیٹیوشنلزم کو اور کیپٹلزم کو ریزسٹ کیا تھا. ان کو انہوں نے انارکسٹ کہہ کے انہوں نے ایک برانڈ کر دیا. اور ان کے بہت سارے ٹیکسٹ تو جرمن لینگویج میں کیونکہ لکھا گیا تو یورپ سے باہر پڑھے بھی نہیں گئے. ایون کہ آپ کو یہاں پہ کروپوٹکن اور پروڈون ملیں گے ہی نہیں. اور انہوں نے 20 ایئرز آف ڈبیٹ کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنلزم کو مت لے کے آئیں, کیپٹلزم کو مت لے کے آئیں. انہوں نے گلڈس کی حمایت کی, انہوں نے کیا کہتے ہیں گولڈ اینڈ سلور کی تھی کہ منی آپ کا ساؤنڈ منی ہونا چاہیے. پیپر منی کو ریزسٹ کیا, انہوں نے بینکنگ کو ریزسٹ کیا. سو وہ ایک ہسٹری آپ دیکھ لیں, ہارورڈ سے لے کے آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو کروپوٹکن کو نہیں پڑھائے گا, آپ کو پروڈون نہیں پڑھائے گا, کیونکہ ہم ایک کیپٹلسٹ سسٹم میں رہتے ہیں جس میں کیپٹلزم کے اوپر جو تھنکرز ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ناٹ دیٹ ٹورڈ اینٹی کیپٹلزم. اب میں باری یہ جو ہے نا میری پوری پریزنٹیشن کا جو ہارٹ ہے نا وہ یہ ہے. یہ 6 ادارے کیا تھے اور ان کا رول کیا تھا. مدرسہ جو ہے آپ سمجھے کہ مدرسہ میں ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ مولوی تھے, فلانے تھے. مدرسہ لائک یونیورسٹیز بلڈنگس پہ نہیں ہوتی تھی, استادوں پہ ہوتی تھی. لوگ ایک مشہور استاد ہے یا ایک بہت مشہور کرافٹس مین ہے تو لوگ اپنی اولادوں کو اس کے پاس بھیجتے تھے. تو وہ ایک سمجھے ایک کائنڈ آف طریقت ہوتی تھی کہ اس شیخ کے ساتھ اگر 20 سال گزارے ہیں یا اس سے ہنر سیکھا ہے یا اس میں, سو اٹ واز لائک اے ماسٹر اپرینٹس ریلیشن شپ. ناؤ اس میں ہمیں کہا جاتا تھا مدرسہ میں تو صرف ریلیجن پڑھایا جاتا تھا. ایسے بالکل بھی نہیں ہے. میسنری, کارپینٹری, ووڈ ورک, میڈیکل سائنسز, آرٹس, آرکیٹیکچر اور ہائی مورل ویلیوز ور دا کنڈیشن. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ڈسپلن ہوتا تھا اور بڑی ایک ایجوکیشنل سسٹم کے ایک پورا ایک نظام تھا اس کو, جس کو مدرسہ کر کے ایک رول کر کے بدنام کر کے اب سائڈ پہ پھینک دیا گیا. اور انہوں نے سب سے, اور وہاں پہ پرشین تھی, وہاں پہ اردو پڑھائی جاتی تھی, وہاں پہ سنسکرت تھی, وہاں پہ اتنی اینشنٹ لینگویجز تھی اور اینشنٹ وزڈمس تھیں اور اینشنٹ فلاسفیز تھیں. تو انہوں نے کہا جی انگلش کو لے آئے ایز اے لینگویج. اور جب آپ انگلش کو آفیشیل لینگویج کرتے ہیں تو باقی ساری لینگویجز کے لوگ
वो इलिटरेट डिक्लेयर कर दिए गए, उसका ये मतलब थोड़ी था कि नॉलेज नहीं थी यहाँ पे, या ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती थी. सो इट वाज ऑल, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ ना, कि इस एक एक इदारे को किस तरह उसका एक इमेज खराब किया गया, उसको ब्रेक किया गया, और उसकी बुनियाद पे हमें हमारे ऊपर और इन्होंने ऑक्यूपेशन की. इनको कम से कम 60 से 70 साल लगे हमारा एजुकेशनल सिस्टम ख़त्म करने में, हमारा सोशल वेलफेयर ख़त्म करने में, और हमारे मनी को चेंज करने में. और ये लोग बड़े सिस्टमैटिकली, बड़े स्लोली चले, और इन्होंने 3 चीज़ें इन्होंने, और ये आपको पता चलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, अगर आप डिबेट्स सुने, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट्स में इन्होंने कहा जी, if you want to destroy the subcontinent, you have to destroy the waqfs and you have to destroy the madrasas. So क्या थे कि इन्होंने हमें ऑक्यूपाई करना है, तो हमारे मदरसा और वक़फ पे क्या तकलीफ थी इनको? मनी एंड गोल्ड एंड सिल्वर, अशरफियाँ, रुपये, सबसे पहले इन्होंने अपनी विक्टोरियन कॉइन्स छापी. उसके बाद आप उनको शायद अंदाजा है, मेटल टोकन एक्ट 1889, जब ये वॉर ऑफ म्यूटनी हो गई, उसके बाद पेपर मनी इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लाना शुरू कर दिया था. उसके बाद इन्होंने पेपर मनी को ग्लैमराइज किया, आपके ऊपर कानून बनाया गया 1889, और आपका गोल्ड कॉन्फिस्केट कर दिया गया, और लुट के सारा इंग्लैंड ले दिए गए, और आपको पेपर मनी पकड़ा दिया. सो दे वर वेरी क्लेवर. उनको पता था कि अब इनको पेपर मनी पे लगा दो, और इनकी असल वेल्थ हमने एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है. और उस वक्त इसको एडवांस और मॉडर्न और टेक्नोलॉजी समझा जा रहा था. ये इतना बड़ा धोखा किया था. और ब्रिटेन, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये पूरा वहाँ पे जो 4-5 बैंकर्स फैमिलीज थी, उनकी जात थी, उनको पहले इन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म यूरोप में क्रिएट किया, वहाँ पे रिबा को हलाल किया गया, यूजरी को हलाल किया गया, फिर यहाँ पे इन्होंने, और इनको ठीक 30-40 साल लगे हमारा सिस्टम ब्रेक करके अपना सिस्टम प्लांट करने. सो हमारा कितना गोल्ड गया आप सोच भी नहीं सकते, और आज तक दे owe us that back. सो ये देखें गोल्ड कॉइन्स, ये शाहजहां के ज़माने में, इस पे लिखा हुआ है अल्लाह जल जलाला, अल्लाह अकबर. यू नो, इतना खूबसूरत हम मिंटिंग में आगे थे, और गोल्ड की कॉइन्स थी, और ये हमारी सुन्नत थी जिसको इन्होंने ख़त्म किया. नाउ व्हाट आर गिल्ड्स? अगर आप इस कमरे में बैठे हुए और मैं एक ऐसा सिस्टम लाऊं जिसमें मैं कहूँ कि तुम्हारे जो साथ वाला बंदा बैठा हुआ है ना, तुमने इसको बीट करना है, इसको बीट करना है, तुमने इससे बेहतर होना है, तुमने इससे बड़ी कंपनी बनानी, तुमने इससे ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ठीक है? तो मैंने आपको पूरे कमरे में अकेला अकेला कर दिया और एक दूसरे के खिलाफ कर दिया. अगर मैं यहाँ बैठ के कहती हूँ कि मैं आपकी बराबरी बनाती हूँ, ये इंटेलेक्चुअल्स की बराबरी है, आप सारों ने मिलकर एक काम करना है, लेकिन उसकी बुनियाद होगी ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी. और आप सारों ने पॉलिसी बनानी है कि आगे दरस तदरीस में क्या होना है, किस तरह के स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम है, आपने एकेडेमिया को कैसे इम्प्रूव करना है. तो मैंने यहाँ पे बैठे 50 लोगों को का गट्ठा बनाया और उनको पॉलिसी पे लगा. अब ये और एक दूसरे के खिलाफ करने में कैपिटलिज्म नहीं करता है. कैपिटलिज्म आपको कम्पीट करवाता है अपने ब्रदर से. गिल्ड्स उसके ऑपोजिट थे. गिल्ड्स बिल्कुल तारिका की तरह थे. गिल्ड्स में फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए मुझे एक आर्टिस्ट की गिल्ड में जाना पड़ेगा. बिल्कुल जिस तरह एक शेख होता है, सूफी शेख की खिदमत में आप जाते हैं, उसको इल्म आता है, आपने इल्म हासिल करना होता है. इसी तरह आप आर्ट, जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट का गिल्ड है, यानी कि हिंदुस्तान के जो 50 बड़े आर्टिस्ट हैं वो एक गिल्ड में बैठे हुए हैं. मेरे जैसे 500 लोग जाते हैं हर साल उनके पास और वहाँ जाके कहते हैं जी हमने आपसे आर्ट सीखना है. वो आपको लेते हैं, 4-5 साल आप उनके स्टूडेंट बनते हैं और बिल्कुल डिकोरम हायरार्की है. उस्ताद है, आप उसके स्टूडेंट हैं, अप्रेंटिस हैं, और फिर वहाँ पे वो आपको पेंटिंग सिखाता है और 5-6 साल बाद आप खुद एक मास्टर बन जाते हैं. फिर आपने नए लोगों को लेना, और ये सब फ्री होता था. ये कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनी होती थी. उसमें आपकी नियत और आपकी सीरियसनेस कितनी है. अगर आप वो सीरियसनेस नहीं, उठा के आपको बाहर मार देते कि इस काबिल नहीं है, ये तो बात नहीं सीख सकते भाई, कुछ और जाके कर लो. जिस तरह रूहानी होता था. सो गिल्ड्स जो ज़्यादा थे मिलिट्री में थे, कॉमर्स में और स्कॉलरशिप में.
हड़प्पा में 600 BC में भी गिल्ड्स मौजूद थे। इतनी पुरानी बुनियाद को इन्होंने क्यों हमने फेंक दिया? Based on trade, crafts, not caste, a religious brotherhood of fraternity. Guilds were spiritual, economic and social, devoted to put, और हर गिल्ड के पीछे ना एक रूहानी शख्सियत जरूर होती थी। उस रूहानी शख्सियत का काम होता था कि बॉन्ड ऑफ लव और फ्रेंडशिप रखे, सेंस ऑफ कम्युनिटी रखे, कम्युनिटी वेलफेयर रखे, ऑनेस्टी रखे और एथिक्स। जब आपने एक इकोनॉमिस्ट बना दिया और उसे कहा यू डोंट नीड टू हैव एनी एथिक्स, तो आपने मॉन्स्टर बनाया, इकोनॉमिस्ट नहीं बनाया। सो अगर आपकी रूहानी तरबियत नहीं है तो आप मॉन्स्टर ही बनेंगे ना, चाहे आप बिजनेस में जाएं, चाहे आप इकोनॉमी में जाएं, चाहे आप दर्स तदरीस में जाएं, आप फितना निकालेंगे। सो पहले रूहानी होता था और फिर उनको डिसिप्लिन में भेजा जाता था, वहाँ पे वो बड़े बड़े मास्टर्स से सीखते थे, फिर वो मास्टर्स बनते थे और उन्होंने ये गिल्ड एक ओपन गिल्ड है और उसमें जैसे आप काउंसिल कह रहे हैं इसको, कोई भी जा सकता है और सीख सकता है। सो ये निज़ाम कोई 3000 साल से चल रहा था। आप देखें उन्होंने कितना बरादरियों को तोड़ने की कोशिश की। आज भी लफ्ज़ बरादरी के ऊपर पॉलिटिक्स आपके इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन वो एक बरादरी का एक छोटा सा हिस्सा रह गया और असल बरादरी होती थी इन चीज़ों के ऊपर। और बरादरी का मतलब है ब्रदरहुड, भाई 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 एक दूसरे के ऊपर कम्पीट ना करे, भाई एक दूसरे का हाथ, ताकि सक्सेस होगी तो पूरे कस्बे की होगी, पूरे कबीले की होगी, पूरी कम्युनिटी की होगी। ये कोई सक्सेस नहीं है कि मैं अमीर हूँ और मैं चार कनाल में घर में रहती हूँ और मेरे इर्द गिर्द एक एक मरले की भी जगह लोग नहीं ले सकते और भूखे सो रहे हैं। सो सक्सेस वो होती है जिसमें पूरी कम्युनिटी इकट्ठी अमीर होती है। एंड द मुगल्स वर द मास्टर ऑफ इट। अल्लाह ताला ने इनके हाथों से बहुत खैर करवाई हुई है, बहुत खैर करवाई हुई है। अभी चीनियों के साथ में मिली तो मुझे कहते हैं कि हमें जी जर्नलिज्म में बार बार कहते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा इफ यू बिकम द मुगल्स द पीपल विल एम्ब्रेस यू एंड द मुगल्स वर द वन हु शेयर्ड देयर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी विद द पीपल एंड इफ यू बिकम ईस्ट इंडिया कंपनी यू विल बी हेटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी खा गई, उसने हॉलो कर दिया, वो अभी हम आगे आएंगे। सो पहला था मदरसा, दूसरा था हमारी गोल्ड की करेंसी, तीसरा था गिल्ड्स जिनको इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। पब्लिक मार्केट्स, ये तो आज किसी को पता भी नहीं है। आखिरी पब्लिक मार्केट थी 1924 में गिरी थी, वो था द ग्रैंड बाजार ऑफ इस्तांबुल। वो ख़त्म कर दी गई जब कैलिफेट ख़त्म हुई, खलीफा हमारा आखिरी ख़त्म हुआ। ओपन मार्केट्स का मतलब है कि एक बहुत बड़ी, और वो जो ग्रैंड बाजार ऑफ इस्तांबुल था वो 60 हेक्टेयर्स के ऊपर था, उसमें 60,000 लोग आके रोज ट्रेडिंग करते थे, यानी फ्री है। आपको रेंटल सुपरमार्केट्स नहीं है, ये सुपरमार्केट्स के ऑपोजिट थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब की हदीस जो है ना वो इसी पे थी कि किसी ने अपना टेंट परमानेंट किया तो उन्होंने उसको शहर से निकाल दिया। आप मस्जिद की तरह अपनी प्लेस फिक्स नहीं कर सकते मार्केट्स में। आप आए बेचे चले जाएं, आप जगह नहीं फिक्स कर सकते और उसकी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती थी। ये पब्लिक मार्केट्स वक़्फ़ पे बनाई जाती थी, ये पब्लिक के लिए बनाई जाती थी, पब्लिक मनी पे होती थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। यानी मैं हूँ या एज करीम बख्श हो, हम दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा बेचने के लिए। सो ये मुसावात थी इस सिस्टम में। मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो पहली चीज़ मॉस्क थी और दूसरी थी सूक। ये वो सूक है, और सूक को माफ़ कीजिएगा, वो शॉपिंग मॉल्स और सुपरमार्केट्स के साथ ना करें, ये ऑपोजिट है। नो टैक्स, नो रेंट, ओनली सदका, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर रिच एंड द पुअर एंड नो रिजर्वेशंस। जैसे जो मस्जिद में पहले जाता है वो पहली जगह मिलती है, इसी तरह जो मार्केट में पहले जाएगा उसको पहली जगह मिलेगी बेचने की। अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शुरू हुई है यूरोप में, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग बेचते थे। अब किसान गंदम उगाता है, कहता मैं बेचूं कहाँ गई वो मंडियाँ? क्या थी अकबरी मंडी? अकबरी मंडी सुपरमार्केट नहीं थी, अकबरी मंडी ये थी। और जो ग्रैंड बाजार ऑफ इस्तांबुल था वो ये था। ये 90% रिस्क जो है वो ट्रेडिंग में कहा गया है ना,
تو ٹریڈنگ کہاں ہوتی تھی؟ اوپن مارکیٹس میں, پبلک مارکیٹس میں. اب ویسٹ میں والمارٹ کے خلاف یہ موومنٹ چلی ہے, برنگ بیک دا اوپن مارکیٹس اور لوکل فارمرز اور لوکل چیزوں کو بیچنے کے لیے. ہم فار ایگزامپل میں نے گندم خریدی ہے تو میں کیوں پنجاب آٹا ہاؤس کی خریدوں؟ کیوں مجھے مجبور کیا جاتا ہے؟ میں کیوں نہیں کسان سے لے سکتی؟ میں نے 4 من منگوانی ہے تو میں کیوں نہیں وہ کر سکتی؟ تو اب انشاءاللہ ہم بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک مارکیٹس کو ہم ای کامرس کے ساتھ کیسے بلینڈ کر سکتے ہیں, اور سی پیک کا اگر حصہ ہم اس کو بنا لیں. سلک روٹ واز پبلک مارکیٹس, سلک روٹ واز دا ٹریڈنگ روٹ, اینڈ دس یہ رومنس کے پاس بھی تھی, گریکس کے پاس بھی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام نے پبلک مارکیٹس کو پرفیکٹ کر دیا. اس پبلک مارکیٹس کے رولز کی وائلیشن اتنی سخت ہے اسلام میں کہ آپ اس کی وائلیشن نہیں کر سکتے, جس طرح ربا کے اوپر بہت سختی ہے. سو شریعت جو ہے نا 70% یہ ہے ٹریڈنگ, اکنامکس, بزنس کانٹریکٹس, کرنسی. صرف پردہ اور یہ وہابزم کی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا شریعت, وہ تو احکام ہے, جو ساری پانشمنٹس ہیں وہ تو ان چیزوں پہ. اور آج تقریباً 100 سال ہونے والا ہے کہ پبلک مارکیٹس ختم ہو گئی. آپ بیچ نہیں سکتے جب تک آپ دکان نہ لیں, خریدیں یا رینٹ کریں, اوور ہیڈز نہ ڈالیں, ریٹیل کی پوری پالیسی میں نہ جائیں. امیجن کریں کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں اور ایک ایسی جگہ جہاں جا کے آپ شام کو بیچ بھی کرتے ہیں. اتنی ریپڈ ٹریڈنگ ہوتی تھی, اور اس وجہ سے ہندوستان اور چائنا اتنا امیر ہے. یہ پوری وہ ہے, اللہ has permitted trade and has forbidden usury. اللہ نے ربا کو حرام کہا اور تجارت کو حلال کہا. اکنامکس کیا کہتی ہے؟ اکنامکس has forbidden trade and permitted usury. اکنامکس نے ربا کو حلال کیا اور ٹریڈنگ کو حرام کر دیا. فری ٹریڈ کے نام پہ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے, کیونکہ فری ٹریڈ اوپر کی 10 کمپنیز کو دی گئی ہے. ایک عام انسان کا فری ٹریڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلامک ٹریڈنگ کیسے بند کی گئی؟ کیا کیا ہندوستان میں؟ پہلے بینک آف ہندوستان بنایا گیا 770, پھر جنرل بینک اور جنرل بینک آف انڈیا بنایا گیا, جو لیٹر آن آپ کا سینٹرل بینک آف انڈیا بن گیا, پھر بینک آف کلکتہ, اور پھر پریزیڈنسی بینکس. پورے 50-60 سالوں میں انہوں نے ٹریڈ ختم کر کے, مارکیٹس ختم کر کے, بینکوں کا جال بچھا دیا, اور یہ سب کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو شروع ہوا. وقف ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. وقف کا کوئی اونر نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سلطان کی تو اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں, بیٹے نے باپ کو نکال دیا, باپ نے بھائی کو مار دیا, تو ان کی حکومتیں پھر بھی چل رہی تھی. کیسے چل رہی تھی؟ اس لیے کہ گورنمنٹ نہیں رن کرتی تھی یہ چیزیں. وہ اسلامک سوسائٹی کا جو ماڈل ہے وہ سیلف سسٹین ماڈل ہے. کیسے سیلف سسٹین ہے؟ کہ مارکیٹس, ماسکس, گلڈز, ٹریڈنگ اوقاف کے اندر آتے تھے, اور اوقاف کا مطلب ہے اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہو سکتی, اس کی نیشنلائزیشن نہیں ہو سکتی, اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکتی. سو سلطان رہے نہ رہے ٹریڈنگ چلتی رہتی تھی, اور اوقاف کے اوپر وہ صدیوں سے اوقاف پہ بنا ہوا سسٹم جو ہے وہ چل رہا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ برٹشرز کو سمجھ آ گیا کہ اگر ہم نے اس سوسائٹی کا بینیفٹ ختم کرنا ہے اور ان کے پیسے چلانے اور ان کی پراسپیرٹی چلانی ہے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وقف کے تحت اگر میرے پاس زیادہ ہے تو آٹومیٹکلی میں زیادہ اپنا ایک وقف بنا دیتی ہوں, جس میں یتیم, بیوائیں, ہاسپٹلز, مدرسہ, تو سارے امیر لوگ وقف بناتے تھے اور وقف سے یہ ادارے چلتے رہتے تھے. سو ایک پورا نظام تھا, اور کبھی ہو سکتا ہے تو اس کے میں آپ کو پوری ڈیٹیل پریزنٹیشن بھی دوں گی. The British, in order to subjugate the community by systematically weakening the socio-religious institution, cleverly destroyed the awqaf under various unfounded presentations. انہوں نے خانقاہیں ختم کر دی, ان کی پراپرٹیز لے لی, کانفسکیٹ کر دی. اس کے بعد انہوں نے لا بنائے جس کے تحت انہوں نے اوقاف کا ٹوٹل اوقاف کا نمبر دیکھیں, 250,000 اوقاف تھے ہندوستان کے. آپ اس سے بڑا سوشل ویلفیئر کا کوئی ماڈل مجھے بتا دیں, اس سے بڑا مجھے سیلف سسٹیننگ سوسائٹی کا ماڈل بتا دیں جس میں امیر آٹومیٹکلی غریب کا خیال رکھے, جس میں آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ نے آلریڈی ہے, جس میں ایک سوشل ویلفیئر چل رہا ہے. سب کچھ 70% سوشل ویلفیئر پہ, 30% حکومت. ٹیکس نہیں ہوتا تھا,
ये अब जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है, ये टैक्सेशन के ऊपर है, ये टैक्स के ऊपर चलता है, और ये चलता था औकाफ के ऊपर। इन्होंने जमींदारी अबॉलिशन एक्ट 1952 ये आखिरी वार था जिसके बाद औकाफ को, आप मुझे बताएं कि जो अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ है वो उसका हुकूमत के अंदर कैसे आ सकती है? आप मुझे सिर्फ शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें। इस्लामिक इकोनॉमी वर्सेस कैपिटलिज्म, गोल्ड और सिल्वर की जगह प्रोमिसरी नोट्स आए और मेटल टोकन एक्ट था जिसकी वजह से लाया गया, और उससे आते ही इन्फ्लेशन हुई और डिसीट, धोखेबाजी शुरू हुई। ट्रेड खत्म किया गया और रिबा लाया गया और बैंक्स की हुकूमतें बना दी गई। आज भी आपके मुल्क के जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो आपका बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट है, आपका फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है। पॉलिटिक्स के लोग तो बहुत पीछे हैं, जो असल आपके हैं वो आपकी बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट। मार्केट्स की जगह कॉरपोरेशंस, यानी ओपन मार्केट्स खत्म करके कॉरपोरेशनों को दे दिया गया। जस्टिस जहाँ फेयर प्ले था उसकी जगह मोनोपोलीज बना दी गई। आज भी वो चंद खानदान है जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। गिल्ड्स खत्म करके, यानी आप मास्टर्स पैदा कर रहे थे, आर्टिस्ट पैदा कर रहे थे, जीनियस बना रहे थे, उसकी जगह एम्प्लॉयमेंट ले आए, एम्प्लॉयर बना दिया गया। आज आप एम्प्लॉई हैं, मालिक नहीं है, लीडर्स नहीं है, विजनरीज नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो, एम्प्लॉई हो। और आपको किस में फंसा दिया गया? कंपटीशन। आपका ब्रदरहुड खत्म कर दिया गया, आपको स्लेवरी में ले गए, वेजेस पे ले गए। वक़्फ़ के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह टैक्सेशन आ गई और डेट आ गया। आज आपकी आने वाली नस्लें भी वो कर्ज में पैदा होंगी और कर्ज में मर जाएंगी। और शरिया एक तरफ, ये सब चीजें मार्केट, गिल्ड्स, वक़्फ़, ट्रेड, मनी शरिया से आता है। और सारा जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के थ्रू लेजिटिमाइज कर दिया गया। नाउ इस पे थोड़ा सा दिल थाम के आपने चलना है, क्योंकि आपके सामने वो पिक्चर आएगी, आपने जो ग्लोरी देखी है ना, अब कैपिटलिज्म लाने के बाद इंडिया का क्या हाल हुआ। There remain 40 million of people who go through life on insufficient food. India starts bleeding. Briefly, it is that all the percent of the laboring class and 10% of the cultivating and artisan classes, or 45% of the total population, are insufficiently clothed or insufficiently fed, or both. 1893. कितने साल है बीच में? 50 साल। ये बर्बादी शुरू हो गई। The poverty and suffering of the people are such as to defy description. ये एक जर्नलिस्ट ने दिया था 1901 में. In fact, for nearly 15 years, there has been a continuous famine in India owing to high prices. एक कहत था जो खत्म ही नहीं होता। 40 million plus, say 30 million make 70 million, and there are this number of continuously hungry people in British India at the beginning of this 20th century. जिसका GDP 25% था, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी और एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, वहाँ पे लोग भूख से मर रहे थे। ये विंस्टन चर्चिल, जिसको आपका हॉलीवुड इतना ग्लैमराइज करता है, this man was responsible for intentional death of over 2 million people. जो बंगाल का जो कहत पड़ा था ना, तो जो खाना ग्रेन्स मंगवाई गई थी ना, इसने रुकवा दी। इसने कहा जी हमारे सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर में भेज दें, लेट द इंडियंस डाई। और वो कहत जो है दुनिया का सबसे ट्रेजिक है। Millions of people died of starvation, and the Britishers stood there and watched. I hate Indians. They are beastly people with a beastly religion. The famine is their own fault for breeding like rabbits. ये है चर्चिल, और यहाँ के आज के पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स चर्चिल को कोट करते हैं। चर्चिल से ज़्यादा evil, चर्चिल से ज़्यादा क्या कहना चाहिए, क्रूअल इंसान नहीं था। चर्चिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसकी एट्रोसिटीज आपको तो हिस्ट्री में पढ़ाया ही नहीं जाता कि असल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पॉलिटिक्स क्या थी। चर्चिल ने इंस्टिगेट किया था हिटलर को, इस तरह किया था कि हिटलर ने करना ही था, एंड ही वाज लुकिंग फॉर दैट, और इसको एजेंडा दिया गया था। ही वाज वन ऑफ द क्रूएलेस्ट पीपल ऑफ ब्रिटेन।
Death from famine 19 million. 19 million. 3,000 लोग मरे थे 9/11 पे और कितनी उसकी सजा दी गई. 19 million people. और कितना अच्छा थी, फूड नहीं था. एक तरफ कहत है ना, कहत से लोग मारे हैं, तो कितने हैं, कितने एकर्स पे फूड था, और ये सारा एक्सपोर्ट कर दिया गया ब्रिटेन को. और ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ की लूटमार से शुरू हुई. ट्रेनें बननी शुरू हो गई, एरोप्लेन्स बनने शुरू हो गए, शिप्स बननी शुरू हो गई. वो ब्रिटेन जो कुछ भी नहीं था, इतना सा एक जजीरा था, यहाँ से खा खा के उसने 100 साल हमें खाया. The recent famines are famines of money, not of food. तो फूड तो इतना था, लेकिन एक्सपोर्ट कर दिया जाता था. The annual drain is 3 million from British India has mounted in 30 years at 12%. Compound interest to enormous 723. यानी ये तो अरबों में है. और ये this is what they were doing. ये सारा पैसा कमाया जाता था, लिया जाता था, ब्रिटेन भेज दिया जाता. The causes of famine in India, like all impartial writers, has conclusively proved that neither failure of rains nor overpopulation. हमें कहते थे ना overpopulation थी, rains नहीं थे. ये झूठ है. He has stated that the real cause of the famine is the extreme, the abject, the awful poverty of the Indian people because by enormous foreign tribute, imperialism and destruction of Indian industries. The amount of treasure, एक साल के अंदर कितना पैसा चुरा के, बैंक्स तो बनाए इसीलिए थे ना कि ये पैसा बैंकों में डाल के तो वहां ले जाया जाए. एस्टिमेटेड, ये मुझे तो पढ़ने भी नहीं आते इतने जीरोस, ये मेरा ख्याल है 25 क्या बन रहा है, 25 अरब बन रहा है कि 2 अरब बन रहा है. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ, और ये फिगर्स शशि थरूर ने रिसेंटली अपनी बुक में दोबारा कोट किए हैं. दे आर वेरीफाइड फिगर्स. और ये उस वक्त, और ये ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखे हुए हैं कि दिस वाज द एनुअल ड्रेन फ्रॉम हिंदुस्तान टू ब्रिटेन. So white man's plunder. The difference between the earlier and the present is that India's tribute to England is obtained by indirect method. इन्होंने सारी theft, सारी चोरी, सारा plunder legitimize किया through Anglo-Saxon parliamentary and judicial system, जिस पे आज भी हम चल रहे हैं. हम कहते थे हमारे terrorists कैसे छूट जाते हैं. So ये जो judiciary है, ये भी उनका gift है. ये जो parliament दी गई, ये भी उनका gift है. ये जो administration चल रही है, ये हमारी 700 साल या हजारों साल की एंशिएंट इंडिया की विजडम नहीं है. टुडे वी आर अ कॉलोनी, अ रेप्लिका, अ कॉपी ऑफ द कॉपी ऑफ द कॉपी ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम, जो आज भी हमारा जो मुल्क चल रहा है और जिस निज़ाम पे चल रहा है. हमने इंडिया ने कितना डेट, जो इंग्लैंड के ऊपर डेट था, वो हमारी कमाइयों से दिया गया, हमारे खजानों से दिया गया, हमारे पैसों से दिया गया. ये उसके डिटेल्स में फिगर्स हैं. ये सारी बुक्स तो मेरे पास ई वर्जन में है. मैं ना इंशाल्लाह करण साहब को भिजवाऊंगी और इसको अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं, इनको पढ़ें, एक दूसरे को भेजें, क्योंकि ये बुक्स बहुत नायाब है, ये मिलती भी नहीं है. आपने फिगर्स देखे भी नहीं होंगे इससे पहले. ये उसका आगे है जी. The British policy of breeding Indian people, the injury is exaggerated in the case of India, where so much of the revenue is exported without a direct equivalent. लोग मर रहे थे, यहाँ तक कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रोती थी कि बस करते हम और यहाँ पे जो है ना मौतें नहीं लोगों की देख सकते. और चर्चिल कहता था नो, डू इट. ये प्लेग्स की डेथ देख लें, डेथ रेट देख लें. क्या हमारा कोई सोशल और इकोनॉमिक मॉडल नहीं था? हमारा मॉडल था. हमारे मॉडल को तबाह किया गया. हमारे मॉडल की उस मॉडल पे चल के तो आप कभी रुक ही नहीं सकते थे. आप कभी, आपकी तहजीब खत्म भी नहीं हो सकती थी, आपकी दौलत खत्म भी नहीं हो सकती थी. इन्होंने मिशन सिविल कैपिटलिस्ट जिसको कहा जाता था कि हम सुपीरियर हैं, हम एनलाइटन करने गए. यही बर्बादी ऑटोमन एम्पायर में की गई, यही बर्बादी सब कॉन्टिनेंट में की गई, यही बर्बादी इन्होंने अफ्रीकन रीजन्स में की. ये ब्रिटेन इज द मोस्ट ईवल कंट्री. ये जहां जाते थे
ये सिर्फ प्लंडर नहीं करते थे, ये सोसाइटी को ब्रेक कर देते थे, उनकी रिलीजन को डिस्टॉर्ट करते थे, उनके कल्चर को डिस्टॉर्ट करते थे, उनकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते थे। फ्रेंच भी इंपीरियलिस्ट थे, स्पेनिश भी थे, उन्होंने शादियां भी की। आप लतीनोस कहाँ से आए? स्पेनिश और यूरोपियंस के मिक्सचर से। ये हकीर समझते थे, ये कहते हम शादी नहीं करेंगे, हमें इनके साथ ब्लेंडिंग नहीं करनी पॉपुलेशन की, हमारे गुलाम रहेंगे। और इन्होंने कल्चर, रिलीजन, आर्ट, हिस्ट्री, हर चीज को डिस्टॉर्ट कर दिया। आप अगर पीछे इंपीरियलिज्म की हिस्ट्री में देखेंगे, there is nobody else more evil than the Great Britain. और ये सब अपनी उस पे, और इतने आप एक ईस्ट इंडिया कंपनी में टीवी सीरीज भी बड़ी अच्छी आ रही है जिसपे उसका आपको पता चलता है कि हर चीज चालाकी और डिसीट और मक्कारी और एक वो जो है ना कॉन्स्पिरेसी से होती थी। लो अच्छा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिशर्स का पूरा राज में वो कौन लोग थे जिन्होंने कोलैबोरेट किया? थे ना गद्दार मीर जाफर से शुरू हो के फिर एक बहुत लंबी लिस्ट है जिनको ऑब्लाइज किया गया पार्टीशन पे भी, पार्टीशन से पहले भी, पार्टीशन के बाद भी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और उनको प्रॉक्सी लीडर्स बना दिया गया। आज वही 25 खानदान अभी भी आज भी वो जारी है, आज भी वही जारी है। इन्हीं को एमनेस्टी इंटरनेशनल मिल जाती है, इन्हीं को एनआरओज मिल जाते हैं, इन्हीं को रेस्क्यू किया जाता है। वही तो सिस्टम बदलने नहीं देते, वही तो निजाम की तब्दीली नहीं लाने देते। तो एक्चुअली हम अभी तक कॉलोनाइज्ड हैं। पहले वो फिजिकली यहाँ बैठे हुए थे, अब वो आपको इकोनॉमिकली कॉलोनाइज किया हुआ है उन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू। आईएमएफ आपकी वीट की प्राइस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, आपकी गैस की प्राइस, आपकी पेट्रोल की प्राइस यहाँ तक डिक्टेट करता है। तो कौन है ये लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके सबसे पहले बैंक से बनाया था, वही बैंकिंग और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट है ना। सो सेंट्रल बैंकिंग कंट्रोल, नेशनल डेट एंड प्रोमिसरी नोट यानी पेपर करेंसी वर लेजिटिमाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जो ब्रिटेन से शुरू हुई, यूरोप से शुरू हुई। जितनी पोस्ट कॉलोनियल नेशंस थी, जब उन्होंने देख लिया कि हम फिजिकली हमारे पास इतनी ताकत नहीं है और पैसे नहीं रहे, क्योंकि 2 वॉर्स हो चुकी हुई थी और इन्होंने इंडिपेंडेंस देनी थी अरेबिया को भी, सब कॉन्टिनेंट को भी, सबको भी। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक चीज लाई गई जिसके थ्रू दे वर सपोज्ड टू कंटिन्यू द कॉलोनाइजेशन। अब मेरी जस्टिफिकेशन ये है, क्या नेशनल डेथ कॉन्स्टिट्यूशन में कवर नहीं हुआ? क्यों नेशनल डेथ? मेरा बच्चा जो पैदा नहीं हुआ अभी, वो कैसे नेशनल डेट का हिस्सा होता है? इस्लाम में तो है जिसका कर्ज है वही देगा, देयर इज नो कलेक्टिव डेट। सो सेंट्रल बैंकिंग को हलाल किया गया, प्लांट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंकिंग के बगैर चोरी नहीं हो सकती। फिर डेट को इन्होंने लेजिटिमाइज किया और फिर पेपर करेंसी को, जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ लीगल टेंडर, के हमारी सुन्नत थी गोल्ड और सिल्वर, आज उसके खिलाफ कानून कैसे बनाया गया? 1889 से कानून बना हुआ है कि आप गोल्ड और सिल्वर नहीं कर सकते। जो हमारी सुन्ना है, हमारी ज़कात पेपर मनी में जायज ही नहीं है क्योंकि पेपर मनी दाइन है, प्रॉमिस टू पे है, वो इंट्रिंसिक उसकी वैल्यू नहीं है। और हमें मजबूर किया गया कि उनका इक्तिसादी निज़ाम इसलिए लाया जाए क्योंकि इस इक्तिसादी निज़ाम में एक ही जीत है, वो है बैंकर्स। और बैंकर्स जिसको चाहे पॉलिटिशियन बना दे, जिसको चाहे पावर मिली है। सो पीछे क्या था? डेमोक्रेसी आगे है, डेमोक्रेसी के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पीछे कैपिटलिज्म छुप के बैठा हुआ है। सो दिस इज व्हाट दे हैव डन। और ये सिर्फ हम विक्टिम नहीं, अमेरिकन भी इसी सिस्टम के विक्टिम है। आज यूरोप में भी कोलैप्स हो रहा है इसी में। जो कुफर ऑफ द टाइम है वो कैपिटलिज्म है। आज लोगों का शिर्क ये थोड़ी है कि मैं चांद को खुदा मानता हूँ, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं चांद को मानता हूँ या सूरज को मानता हूँ या हाथी को मानता हूँ। आज लोगों का कुफर है कि पैसे में अल्लाह से ज्यादा ताकत है। लोगों का रब पैसा है। वो कहते हैं जी जितनी पैसे में ताकत है किसी चीज में नहीं है। और आज भी आप देख रहे हैं सक्सेस क्या है? जो अमीर हो। अच्छा खुशी क्या है? अमीर। हर चीज पैसे के इर्द-गिर्द है। हैप्पीनेस डिफाइंड बाय मनी, सक्सेस डिफाइंड बाय मनी, प्रॉस्पेरिटी डिफाइंड बाय मनी। भाई खुशहाली का पैसे से क्या ताल्लुक है? खुशहाली तो एक दिल की स्टेट है। सो एवरीथिंग इज नाउ मनी।
اب میرج کیا ہے؟ منی. یونیورسٹی کیا ہے؟ منی. کیونکہ پیسے کمانے ہیں, پیسے بنانے ہیں, سروائیو کرنا ہے. سو کیپٹلزم از دا ریلیجن آف آور ٹائم اینڈ their God is money. So the shirk of our times is money. So میں بہت سارے میرے, کیونکہ سیاست سے بھی تعلق رہا ہے, تو میرے بہت سارے دوست ہمیشہ کہتے ہیں نہیں جی ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. میں نے کہا ڈیموکریسی مانگنی ہے سو لیٹس ہیو اکنامک ڈیموکریسی. کیوں نہیں ہو سکتی جس میں غریب اور امیر کو اتنی ہی ایکول رائٹس ملے اور ان کی ڈسپیرٹی ختم ہو. یورپ میں, اسپین کے اندر یہ سب سے نیا نعرہ جو ہے وہ اکنامک ڈیموکریسی کا ہے. پوڈیموس ایک نئی پولیٹیکل ینگ لوگوں کی پارٹی بنی جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وال اسٹریٹ کے اگینسٹ میڈرڈ میں. وہاں پہ وہ 1 سال وہ بچے بیٹھے رہے کہ ہم بینکرز کے اگینسٹ ہیں, ہم کارپوریشنوں کے اگینسٹ ہیں اور ہم وال اسٹریٹ کے اگینسٹ ہیں. وہاں کے بچے وہ سے سارے لیٹ 20s اور ارلی 30s کی رینج میں تھے اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسرز تھے, ان میں بہت سارے یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا. اس کے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی اور اس پولیٹیکل پارٹی کو بنے ہوئے صرف 3 سال ہوئے ہیں اور وہ سٹنگ اپوزیشن الیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں. اور ان کا ایک نعرہ ہے وی ڈونٹ وانٹ اینی ادر ڈیموکریسی ادر دین اکنامک ڈیموکریسی. اب یہ یورپ میں بڑی خوفناک موومنٹ ہے کہ کوئی نو بڈی تھے, وہ انٹرنیٹ پہ اپنے انٹرویو دیتے تھے, ان کو تو مین میڈیا نہیں لیتا تھا. وہ پارلیمنٹ پہ کیسے پہنچ گئے؟ اب 2 الیکشنز میں ان کو کہا گیا کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ الائنس کریں کیونکہ ان کی نا گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی, میجورٹی کسی پارٹی کی نہیں تھی. اور پوڈیموس نے دونوں دفعہ انکار کر دیا کہ ہم پرو کیپٹلزم پارٹیز کے ساتھ نہیں الائنس کریں گے اور وہ الیکشن دوبارہ کروانے پڑے. سو یورپ جاگنا شروع ہو گیا ہے, ہم کیوں نہیں جاگ رہے؟ اور ہمارا ٹریڈیشن دیکھیں, ہماری ہسٹری دیکھیں, ہماری گلوری دیکھیں, ہمارا مذہب دیکھیں, ہماری طریقت دیکھیں, ہماری روحانیت دیکھیں, ہماری معاش دیکھیں. آج ہم گورے کی ایک گھٹیا کاپی بن کے ان کے جوتے کھا رہے ہیں, ان کے نظام کی وجہ سے ہم پس رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستان میں انٹلیکٹ نہیں ہے یا پاکستان کے لوگوں میں ہمت نہیں ہے یا وہ محنتی نہیں ہے. جب نظام ہی ان کا ہے جس میں جو مرضی کر لو, تم ایک حد سے آگے جا ہی نہیں سکتے. اس میں وہ جاتا ہے جو چور ہے. اسی لیے تو آج ہر بندہ جو چور ہے, جو بد نیت ہے, بد دیانت ہے, وہی لیڈر بن جاتا ہے, وہی پولیٹیشین بن جاتا ہے, وہی انڈسٹریلسٹ بن جاتا ہے, وہی امیر ہے اور انہی کی حکومت چل رہی ہے. سو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے کیپٹلزم کو کیسے لڑنا. جو ان کا جڑ ہے نا وہ سود ہے, اور اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سود ہے وہ میرے اور میرے نبی کے خلاف جائے. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم شریعت میں ہم اس طرح کی شریعت لیں اور عورتیں 8 برقعے پہنیں کہ نہ پہنیں, ٹخنوں سے اوپر ہے شلوار کہ نہ ہو, نمازیں آپ کی 7 جائز ہیں کہ 4 جائز ہیں. ان کو بالکل بھی نہیں, ان کا مطلب جو مرضی کرتے رہے. اقتصادی نظام نہ بنے, معاشی نظام نہ بنے, سوشل ویلفیئر نہ کہیں لے آئیں, اسلامک کی جسٹس نہ لے آئیں. ان کی ڈر اس چیز پہ ہے. اور اس وقت دیکھ لیں پورا ڈرامہ دنیا میں لگا ہوا ہے اس, اور جو دنیا کی آج فائنینشیل حالت ہے اس کا ایک ہی جواب ہے اسلام. یہی نظام جو میں نے آپ کو مغلز کا دکھایا تھا, یہی آٹومن امپائر کا تھا, یہی پرشین امپائر کا تھا, یہی اتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز کی جو وزڈم آ رہی ہے وہ اسلام سے آ رہی ہے. ان کے اپنے کلچرز کے رنگ تھے لیکن بنیاد اس کی یہی ہے. اور یہ مجھے بہت اچھا کوٹ لگتا ہے, اس لیے میں نے اس پہ اینڈ کیا ہے. You may build your capitals until they reach the sky, but if they rest upon injustice, the pulse of women will beat them down. So اب یہ اتنا بڑا ہاؤس آف کارڈز جو جھوٹ اور بلنڈر اور تھیفٹ پہ کھڑا کیا ہوا ہے, ایک جھٹکا آنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں لطیف ہوں. سو اللہ لطیف ہے. سو لطیف نے جب یوں کرنا ہے کہ پورا گھر بیٹھ جائے. لیکن کیا ہماری اس سے پہلے تیاری ہے؟ کیا ہم اس کفر کے نظام کے ساتھ ہی ملیا بیٹ ہو جائیں گے, یا ہم نے جاگنا ہے اور اسلام کی اصل صورت لانا ہے؟